आपने लिखना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया। अब जो एक पॉइंट रह गया वो रक्षोग्न कर्म वाला रह गया। इसका भी रक्षोग्न कर्म भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, ठीक है। आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न व्यू दोनों देखना है तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये आएगा 5-10 नंबर में रक्षोग्न कर्म। तो रक्षोग्न कर्म को मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो किस तरीके से बच्चे की रक्षा करनी है इन्फेक्शन से और किसी और अन्य जीव जंतुओं से, ठीक है। तो हर आचार्य ने मतलब अलग अलग बताया है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है कि हम कैसे करेंगे प्रोटेक्ट, ठीक है। तो आदानी, खदिर, बेर, पीलू, इस तरीके के जो भी वृक्ष हैं उनकी क्या है, शाखाओं को सुखाकर सूतिका घर के चारों ओर लटका दें। इससे क्या है, कीड़े मकोड़े नहीं आते, ठीक है, इस तरीके के वृक्षों को लटकाने से। इसके अलावा जो है सूतिका गृह के चारों ओर सरस, आतीश, चावल आदि इनके दाने बिखेर दें। तो इसका लॉजिक ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके के दाने बिखेरने से इस पे जो है सांप और जो रेप्टाइल्स हैं वो इनके ऊपर इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नामकरण के पूर्व अर्थात 10 दिन तक लगातार जो है चारों ओर तंडुल बलि नामक होम करना चाहिए ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो ना आए। इसके अलावा द्वार की चौखट पर तिर्यक मूसल रख दें, ठीक है। मूसल क्या होता है, ओखली होती है, ओखली में ऐसा डंडा होता है जिससे कूटते हैं, दैट इज कॉल्ड मूसल। और इसको टेढ़ा करके रख देंगे तो क्या है, कोई भी रेंगने वाली चीज, कोई भी जानवर जो है नहीं आ पाएगा, ठीक है। मूसल हिलेगा तो हम पता चल जाएगा। इसके अलावा जैसे वचा है, कुष्ठ है, शौम वस्त्र, हिंगू, सरसपति, ये सारी जो औषधियां ये रक्षोग्न औषधियां कहलाती हैं। इनकी पोटली बनाकर प्रसूता यानी जिसने डिलीवरी करी है वो महिला और उसका बच्चा, इन दोनों के गले में बांध दें। और ये क्या, साथ ही साथ सूतिकागार, माने कि सूतिकागार एक तरीके का घर होता है, मतलब एक झोपड़ी टाइप आप समझ लो, ठीक है। इस तरीके का एक झोपड़ी जैसा कि जब पुराने टाइम पे क्या होता था, जब अब तो जैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं डिलीवरी कराने, पुराने टाइम पे सूतिकागार में रख देते थे महिला को, वहीं उसकी डिलीवरी होती थी और जब तक जो है वहीं पे उसका सारा ध्यान रखा जाता था। और जब नामकरण होना होता था तब वो सूतिकागार से बाहर निकलती थी वो महिला और अपने बच्चे को लेके, ठीक है। और तो वही सूतिकागार होता है। तो सूतिकागार के द्वार पे लटका देना इन औषधियों को भी, ठीक है। और ये बस मेनली ध्यान रखो, रक्षोग्न औषधियां हैं, मतलब एक तरीके से इन्फेक्टिव एजेंट से प्रोटेक्ट करेंगी ये हमें, ठीक है, बच्चे को और उसकी मदर को। इसके अलावा जो है हमेशा सूतिका गृह में क्या है, कड़, कंटक और तेंदुक की अग्नि जो है सदा जलती रहनी चाहिए, ठीक है, आग जलती रहनी चाहिए ताकि वहां पे किसी तरीके का पैथोजन जो है वो ना आए उस अग्नि के। जो है 10-12 दिन तक जागे, मतलब उस महिला की डिलीवरी जिसने भी करवाई है वो सारी ही लेडीज क्या करें, वो सारी लेडीज करीबन जब तक वो महिला ठीक ना हो जाए 10-12 दिन तक शिफ्ट बदल बदल के जागती रहें और उसकी देख रेख करती रहें, ठीक है, उसका ध्यान रखें। इसके अलावा जो है सतत दान, लगातार दान धर्म, ठीक है, मंगल कर्म, आशीवाचन, स्तुति पाठ, गायन, वंदन, पूजा पाठ लगातार जो है चलती रहनी चाहिए। सूतिकागार में क्या है, अन्नपान की सामग्री हमेशा स्वच्छ रखनी है। सूतिका एवं कुमार से, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, सूतिका एवं कुमार से प्रेम करने वाली जो प्रसन्नचित्त स्त्रियां हैं और वो महिला का भला चाहती हैं, वो सब क्या करें, जो ब्राह्मण हैं उनसे सुबह शाम जो है हवन और पूजा पाठ करवाते रहें, ठीक है। इस तरीके से आचार्य चरक ने बोला है, ऐसा ही आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है, ठीक है, कुछ अलग इन्होंने भी नहीं बताया। तो वो आपको ज्यादा देखो, इन्होंने भी क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने कि पीलू, बेर, नीम, पारुषक शाखा, इन सब से क्या है कि लगातार पंखा करते रहें बच्चे को, बच्चे के सर पे पिच्चू तेल रख दें, रक्षोग्न धूप जलाते रहें, ठीक है, हाथ पैर सिर गर्दन पे रक्षोग्न औषधियां जो है बांध दे जिससे वहां पे पैथोजन का अटैक ना हो, ठीक है। इसी तरीके से सरसप आदि जो है चारों ओर फैला दें, जैसे मैंने बताया रेप्टाइल्स उस पर चल ना सके, अग्नि जलाएं, ठीक है, और उसका पूजा पाठ वहां पे करती रहनी चाहिए। ये सारी कहानियां सेम ही बताई हैं, आचार्य चरक वाला ध्यान रखिएगा। शिशु की शैया और वस्त्र के संदर्भ में क्या बोला है छोटे बच्चे के लिए कि शिशु का जो शयन है, आसन है, बिस्तर है, ठीक है, ओढ़ने का जो सामान है बच्चे का वो सब मृदु है, लघु, स्वच्छ, सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। और स्वेद, मल, मूत्र आदि ये सब जो है इनको हमें बार बार
मतलब बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में बच्चे को रखना चाहिए। स्वेद मलमूत्र में मिला धुला बच्चा ना रहे, बिल्कुल उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन जो है हमेशा बच्चे को साफ सुथरा रखें, धोकर रखें बच्चे को, और धूपन करते रहें, शुष्क एवं शुद्ध चीजों का ही प्रयोग करें। ये सारी बातें हैं। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि बच्चे को क्या रेशम के वस्त्र पहनाए, रेशम के ही वस्त्र बिस्तर पे भी बच्चे को सुलाएं, ये बताया उन्होंने। ठीक है। देन बच्चे को ना क्या धारण कराना है, छोटे बच्चे को क्या धारण कराना है, तो उसको जो है मणि है, ठीक है, जीवित गेंडा, हिरण, नीलगाय, सांड से प्राप्त हुए दाहिने श्रृंग का अग्रभाग, ये जो है मतलब ऑस्पिशियस समझा जाता था कि इससे जो है ये सींग बेसिकली इन जानवरों का बच्चे के गले में बांध देना है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी बच्चे के पास नहीं आएगी, ऐसा। ठीक है। और इससे बच्चे की रक्षा होगी। ये सब अलग अलग आचार्यों का मत है। इसके अलावा जो अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण हैं वो सब जो है लगातार पूजा पाठ वहां पे करते रहें। और अष्टांग संग्रहकार ने क्या बोला है, हाथ ग्रीवा सिर पे वचा धारण करवा दें बच्चे के, ये सब बच्चे के हाथ पैरों में बांध दें औषधि। कि ये सारी जो है कहानी है, इसको 5 नंबर में इसका शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, मेनली आचार्य चरक का ही ध्यान रखिएगा, और बाकी जो मैंने बताया इसमें से 8-10 पॉइंट, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 10 पॉइंट्स तो आप लिख के ही आए। ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स, अब हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव मेजर्स का मेन मतलब यहाँ पे ये है कि हमने नियोनेट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। उसी के लिए सारे कर्म ऊपर भी किए जा रहे थे। तो नियोनेटल इन्फेक्शंस आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर नियोनेटल मॉर्टिलिटी। ठीक है। और इसके लिए हमने क्या करना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स जो है ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। तो एंटीबायोटिक थेरेपी हमको तुरंत बच्चे पैदा होते ही ध्यान में रखनी है। और इन्फेक्शन लग रहा है कि शायद इन्फेक्शन हो सकता है तो तुरंत आप एंटीबायोटिक थेरेपी करवा दीजिए। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन दीजिए, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, एचबीवी वैक्सीन। ठीक है, ये सब जो है बच्चे को पहले ही हफ्ते में दे दो। प्रॉपर वेंटिलेशन है, ठीक है, प्रॉपर स्पेस इन नर्सरी है, एडिक्वेट वेल ट्रेन नर्सेस न्यूबॉर्न का केयर करें। इसके अलावा जो है डेली इसमें ना सारी हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना है वो बताया हुआ है। ठीक है। और use of alcohol based antiseptic solution and spontaneous drying of the hand before touching the baby, मतलब हैंड सैनिटाइज करके हमेशा बच्चे को छूना है। ठीक है। और क्या है, कमरे से डस्ट आदि साफ करने के लिए वैक्यूम का प्रयोग करें, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा रखना होता है हमेशा। और यही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको समझाना पड़े, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटेक्टिव मेजर्स में एंटीबायोटिक्स हम बच्चे को दे रहे हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होते ही वैक्सीन उसको लगवा दीजिए, सारा सेप्सिस मेंटेन, एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करके रखिए। ठीक है। और बच्चे को छूने से पहले हैंड सैनिटाइज करिए, हैंड वॉश करिए, ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है। मॉडर्न का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया 2-3 पॉइंट, बस उतना ही आएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार आप फिर भी इसमें रीड कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे समझाना पड़े। ठीक है, आप ये खुद से इजिली कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई नहीं है बात। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रक्षोघ्न कर्म है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स मैंने आपको बताया ही कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उपाय तो वही है। तो ये हमारा रक्षोघ्न कर्म भी हो गया, तो 5th पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 4th पॉइंट में एक ही हमारा रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोनेटल रेससिटेशन, वो मैं बता दूंगी। और इसमें अब जो नेक्स्ट है वो अगेन एक शॉर्ट टॉपिक है जिसका नाम है नवजात शिशु परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का परीक्षा, मॉडर्न अप्रोच टू न्यूनेटल एग्जामिनेशन, किस तरीके से बच्चे का एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है।
ठीक है। तो न्यू बॉर्न के एग्जामिनेशन के लिए उसके ना मतलब आयुर्वेद में तो यही बताया हुआ है कि उसके हमें सब कुछ लक्षण देखने हैं, ठीक है। उसकी नाखून देखने हैं, उसकी आईज देखनी है, उसकी गर्दन देखना है, उसका पूरा मतलब ओवरऑल फिजिक देख के ही हम अंदाजा लगाएंगे कि बच्चे का मतलब एज कितनी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आयु परीक्षण बताया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे कि जिसे आचार्य काश्यप ने मेनली बताया, आचार्य काश्यप का है कि उन्होंने जो है आयु परीक्षण का वर्णन किया है कि नाखूनों को देख के, बच्चे के नेल्स देख के कैसे हम पता लगाएंगे। अगर जो उसके नेल्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, स्निग्ध है, तनु है, स्निग्ध है, तनु है, स्निग्ध ताम्र वर्ण के, तो वो जो है अधिपति रहेगा, ठीक है। मतलब बड़ी अच्छे घर का है वो, ऐसा समझेंगे, मतलब बहुत रिच होगा। अगर स्थूल नेल्स है तो आचार्य है, ठीक है। रेखा युक्त और दीर्घ है, ठीक है, मतलब रेखाएं हैं और बड़े बड़े अच्छे खासे फैले नेल्स हैं तो आयुष्मान होगा। वो नीचे झुके हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है दरिद्र होगा। रूक्ष नेत्र है, सॉरी, नाखून है तो वो दुखी होगा, ठीक है। इसी तरीके से विवर्णित है तो व्यसीन होगा, दुखी रहेगा। इसी तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स बताएं, इसमें से दो दो बातें सबके बारे में याद कर लेना, ठीक है। तो कोई भी दो याद कर लेना कि जैसे स्थूल है तो वो आचार्य होगा, रेखा युक्त और दीर्घ है तो वो आयुष्मान होगा, नीचे के झुके हुए हैं तो वो दरिद्र होगा, ऐसा। अब इसी तरीके से उसके पैरों को देख के बताया गया है कि कैसे होगा वो, ठीक है। तो अगर उसके पैर जो कैसे हैं, मोटे हैं, सुप्रतिष्ठित हैं, ऊर्ध्व रेखा युक्त हैं तो वो आयुष्मान होगा, धनवान, अधिपति, रिच होगा। अगर स्वास्तिक है, लांगल, कमल, शंख आदि इस तरीके के जो है मंगलकारी चिन्ह बने हुए हैं तो वो राजा है, ठीक है। ताम्र और स्निग्ध हैं उसके पैर तो वो ऐश्वर्यशाली है। मुड़े हुए हैं तो मध्यम धन और आयु मध्यम मिलेगी, ठीक है। श्वेत है पैर तो निर्धन होगा। रेखा रहित है उसके पैर तो दूसरों की नौकरी दूसरों की नौकरी करने वाला होगा, ठीक है। इस तरीके की मल्टीपल चीजें बोलिए। अगेन आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, दो दो बातें ध्यान रखना। एक तो ये याद कर लो मोटे वाला, ठीक है, और एक ये दीर्घायु और अल्पायु का याद कर लो कि जिसकी उंगलियां, नाखून, पैर सब दीर्घ हैं तो दीर्घायु, उंगलियां, नाखून, पैर सब हार्श में छोटे हैं तो वो अल्पायु, ठीक है। इसी तरीके से उंगलियों को देख के बताया है कि जिसकी उंगलियां घन है, मोटी हैं तो भाग्यवान होगा, ठीक है। और जिसकी गूढ़ पर्व है, ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स गूढ़ है मतलब बड़े बड़े जॉइंट्स दिख रहे हैं तो वो भोगी होगा। स्थूल है तो आचार्य, लोमश है तो निर्धन, ये सब ऐसे ही बताया हुआ है। फिर एंकल की बात की हुई है, तो जिसका मतलब अच्छा सा बढ़िया सा एंकल दिख रहा है, अल्प है, लोम और शिरा रहित है, वहां पे कोई बाल नहीं है, कोई वेन नहीं, तो प्रशस्त होगा, ठीक है। और बहुत उभार युक्त है तो धन नाश करने वाला वो होगा। इसी तरीके से जिसकी पतली है एंकल, अच्छा अब एंकल की बात नहीं है, ये है प्रजंगा, ठीक है, लोअर मतलब लेग्स की बात कर रहे हैं हम। तो जिसके पतले लेग्स हैं वो प्रशस्त होगा, जिसके स्थूल हैं तो वो पति, पुत्र, धन तथा सुख नाशक एवं चोर होगा। इसी तरीके से जंगा के बारे में भी बताए हुए पॉइंट्स, ठीक है, कि क्या क्या लक्षण बताए हुए हैं और क्या क्या उसमें दिखेगा। कि जैसे कि अगर उसका जो है कसी हुई शिरा अबद्ध है, सिरा जो है लोम कशी हुई है तो प्रशस्त रहेगा। अति शुष्क है उसकी जंगा, अति स्थूल है, ठीक है, तो वो क्या है, अप्रशस्त है। जानू नीज जो है उसके मजबूत है तो वो प्रशस्त व्यक्ति बनेगा। थाइस की बात करें, मांस युक्त है, गूढ़ सिराएं, श्लेष लक्षण है, ठीक है, अच्छे से ब्लड वेसल्स आदि है वहां पे तो प्रशस्त होगा। इसी तरीके से नितंब की बात की है, शुष्क है तो संतान रहित है, लंब है तो प्रधानता नाशक है, ठीक है, अल्प है तो शीलवान है। इस तरीके से मल्टीपल पूरी बॉडी के पार्ट्स देख के बेसिकली इन्होंने व्यक्ति की एज बता दी है, ठीक है। तो आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसमें से लिखिएगा आचार्य आचार्य काश्यप ने आयु का परीक्षण कैसे, नाखून के हिसाब से, ठीक है, और पाद के, जंघा है, जानु है, इन सब के आधार पर किया है। कोई भी 4-5 मतलब चलिए कोई भी आचार्य काश्यप के अनुसार कोई भी 5 पॉइंट्स मेन हेडिंग याद कर लेना, उसके अंदर 2-2 पॉइंट बस याद कर लेना, क्योंकि इतना ज्यादा ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है, बट आ जाता है पेपर में तो लिखना पड़ता है। और इसी तरीके से आचार्य चरक ने भी क्या बताया कि दीर्घायु के लक्षण क्या होते हैं, उन्होंने भी शरीर का वर्णन किया है। और इसी तरीके से अल्पायु के, मध्यम आयु के क्या क्या लक्षण होते हैं वो सब इन्होंने बता रखे हैं। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि केश, अगर उसका केश कैसा है, एक एक अलग अलग, मृदु, अल्प, स्निग्ध है, ठीक है, दृढ़मूल है, काला है, तो वो श्रेष्ठ है वो व्यक्ति। जिसकी त्वचा स्थिर और बहल है तो वो प्रशस्त है। ये सब जो है दीर्घ आयु के बालक के लक्षण है। तो इसमें आप याद कर लेना उसके बाल कैसे होंगे, एक एक होंगे, अलग अलग होंगे, मृदु होंगे, त्वचा होगी स्थिर बहल, सिर उसका जो है अपनी स्वाभाविक आकृति जैसा होगा, ललाट कैसा होगा उसका, जो है चौड़ा ललाट होगा, ठीक है, कान कैसे होंगे, दोनों कान जो है विशाल होंगे, दृढ़ होंगे, ठीक है, पीछे की ओर को, पीछे से आगे की ओर झुके हुए होंगे, ठीक है। और आईब्रोज की बात की है तो कुछ नीचे की ओर लटकी हुई होंगी, आपस में नहीं मिल रही होंगी। फिर नेत्रों की बात की है तो दोनों नेत्र समान दिखेंगे, ठीक है, इक्वल है। और क्या है, दृष्टि मंडल है, नेत्र गोलक सब जो है स्वभाव समभाव से स्थित है, यानी कि प्यूपिल है, ठीक है, कॉर्निया वगैरह सब प्रॉपरली फिक्स्ड है। नासिका की बात की तो जिसकी नाक सीधी है, दीर्घ है, ठीक है, सांस प्रश्वास लेने में समर्थ है तो वो अच्छा है, लंबी आयु है। जिसका मुख बड़ा सीधा है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने भी मल्टीपल चीजें बताई हुई हैं। ये सब जो है दीर्घ आयु के बालक जो है जिसकी लंबी आयु होगी उसके लक्षण है। तो आचार्य चरक ने केवल लंबी आयु वाले के लिए बताया, तो इसमें भी 5 पॉइंट्स याद कर लेना, NE5, ठीक है। और फिर ऐसी आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने भी लक्षण बताए जिसके हाथ पैर पार्श्वादि ये सब क्या है, इनका अधिक बड़ा होना, ठीक है, ये भी क्या है, दीर्घायु के ही लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ने भी दीर्घायु के लक्षण बताए हैं, जैसे कि जिनकी उंगलियां है, पर्व माने जॉइंट्स, श्वास, नेत्र, बाहु ये सब लंबा है, ठीक है। इसके अलावा भ्रू है, स्तन मध्य है, ठीक है, छाती जो है बिल्कुल विस्तीर्ण है, ये सब उन्होंने बहुत सारे लक्षण बताए हैं। सच कुछ ये भी दीर्घ आयु के ही लक्षण है शरीर को देख के, ठीक है। और फिर मध्यम आयु जो है करीबन 70 साल तक जिएंगे। उनके नेत्र कैसे हैं, उनके नेत्र नीचे 2-3 या अधिक लंबा और साफ रेखाएं दिखाई देती हैं उनके नेत्र में नीचे की ओर। पांव और कान जो है मांसल होते हैं, नासा का अग्रभाग ऊपर को उठा हुआ होता है, पीठ पे जो है ऊर्ध्वमुखी रेखाएं होती हैं। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी कहानी तो कहानी है। आप ऐसा करना कि हर आचार्य जैसे चरक के हिसाब से कोई भी 5 याद कर लेना, काश्यप के हिसाब से 5 याद कर लेना। मेन जो इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं भी करोगे छोड़ दो। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से ऐसा करना, आचार्य सुश्रुत ने ही बोला है, इसमें से कोई 3 लक्षण याद कर लेना, जिसकी संधि सिरा स्नायु सब गूढ़ हो, ठीक है, अच्छे से, और इंद्रियां स्थिर हो, हाथ पैर जो है सुडौल हो, ठीक है। इसमें से कोई भी 4-5, ये हो गया दीर्घायु के लक्षण। मध्यम आयु के लक्षण हो गए ये वाले, और अल्पायु के लक्षण इन्होंने बताया कौन सा व्यक्ति जिसकी अल्पायु है, तो अल्पायु ऐसा होगा जिसकी जो है कान अपने स्वाभाविक स्थान से ऊंचे हैं, नासा भी कुछ ऊंची है, हंसता बोलता है तो उसके मसूड़े दिखाई देते हैं, गम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। आंखें जो है विभ्रांत रहती हैं, घूमती भी रहती हैं, स्थिर स्टेबल नहीं रह पाती, लगातार मूव करती है, तो ये अल्पायु के लक्षण हो गए। इतना सा बस कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज्यादा कहानी है, इतना आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप आचार्य काश्यप और चरक के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि 5-5 कर लीजिएगा, कोई भी नहीं कर पा रहे तो फिर छोड़ दीजिए इसको, केवल सुश्रुत के हिसाब से ये वाला पेज कर लीजिए, दीर्घ आयु के लक्षण, मध्यम आयु के लक्षण और अल्पायु के क्या क्या लक्षण बोले। समझाने जैसा कुछ नहीं है, रटना है कि इसको कैसे भी एक टेबुलर फॉर्म में बना लो, दीर्घ मध्यम अल्प,
टेबुलर फॉर्म में बना लो और लिख लो इनको, और फिर याद कर लेना। बस 3-3 ही लक्षण लिख लो, ज्यादा मत लिखो, 3-3 लिख लो, 3 दीर्घायु के, 3 मध्यम के, 3 अल्पायु के, बस। ठीक है, ये कर लो, क्योंकि 5 मार्क्स में इसके भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो मॉडर्न में तो फिर भी है कंटेंट, लेकिन आयुर्वेद में कम है। ओके, देन अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न। मॉडर्न के हिसाब से किस तरीके से न्यू बॉर्न का एग्जामिनेशन करना है, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ही करते हैं, और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।